students, today is day 44, second last day of this crash course। और बात इसलिए ये है कि कोर्स हम लोग का जो है आज ही ख़त्म हो जाएगा। मेरे एस्टिमेशन में था 45 दिन का, लेकिन ये 44 दिन में ही हो गया है। और इसके बाद जो है हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे। उसमें क्वेश्चन और आंसर के होंगे और वीडियोस का जो टाइमिंग होगी वो छोटी होगी, कम होगी। और ध्यान रहे कि मेरी एक बहुत हम्बल एडवाइस है, चाहे तो आप इसको जो है सख्त एडवाइस भी मान सकते हैं, कि अगर जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे नीट का चाहे जेई का, ज़रूर से ज़रूर ये सारे सवाल जो मैं आने वाले सीरीज में देने वाला हूँ, एक एक सवाल अपने आप में बिल्कुल चुनिंदा होगा। ज़रूर देख करके जाएं, ज़रूर सीख करके जाएं। कोई डाउट हो तो हमसे पूछ के जाएं। अगर सवाल आ गया और आपने देखा नहीं हुआ तो मुझे लगता नहीं कि जो है इससे बड़ी कोई जो है दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई जो है संभव कोरोना के अलावा। हम लोग का आज का टॉपिक है बच्चों कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि आज की डेट की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक चीज़ है। इस दुनिया में आप इसके बगैर अब रह पाना असंभव काम है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जो है अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, अब आपको उसके लिए अखबार की आवश्यकता पड़े, आपको कहीं जाने की आवश्यकता पड़े। अब घर बैठे बैठे ये काम कर सकते हैं और वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में बैठे हो, वर्ल्ड के किसी भी दूसरे पार्ट में आपको अपनी बात भेजनी हो, आप भेजने के लिए सक्षम हैं। क्योंकि यहाँ पे एक काम टिम बर्नर्स ली ने जो इंटरनेट खोज करके हम सबको एक सौगात दी है कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं, उनकी बातें सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं और रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। आज के लिए आज की जो है जो समय है उसके लिए सबसे अधिक आवश्यक, लेकिन एग्जामिनेशन पर्पज से के लिए ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल अभी तक के। तो बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बेसिक एलिमेंट्स की बात की जा रही है। पहले एक एक करके बात देखेंगे आप। इंफॉर्मेशन, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? जैसे कि ये मैं आपको जो दे रहा हूँ ये एक इंफॉर्मेशन है। अब मुझे कहाँ कहाँ भेजना है ये मेरी मर्जी के ऊपर है। इंफॉर्मेशन ये हो गई ट्रांसमीटर। जब हम इसको रख करके कहीं पे भेजने की कोशिश करते हैं तो हमको आवश्यकता होती है ट्रांसमिट करने की, जो भेज सके वो ट्रांसमीटर। ये पहुंचेगा ट्रांसमीटर के बाद जो है चैनल पे, यानी कि हमें कौन कौन से चैनल सेलेक्ट करने हैं। अब जैसे जो है भक्ति भाव का जो है प्रोग्राम है तो संस्कार टीवी, आस्था टीवी होता है। गेम के लिए है, क्रिकेट के लिए है तो स्टार टीवी है, ESPN है, सोनी 6 है। ये सारे के सारे हो गए, तो हमको चैनल चूज करना होता है। तो ये ट्रांसमिट कर देता है, जो कि चैनल के पास पहुंचता है। चैनल के पास पहुंच करके ये भेज तो दिया आपने। अब ये देखने वाली बात है कि साहब जो है इसको देखने वाले हैं कौन कौन, कहाँ कहाँ पे। जिनको भी देखना है, जहाँ जहाँ भी देखना है, तो उनके पास होना चाहिए रिसीवर होना चाहिए। और जब रिसीवर होगा डेस्टिनेशन पे होगा, यानी कि जो है जब जो है किसी आदमी के पास रिसीवर होगा और ये पूरी हर तरफ से फैलती हुई चली आ रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाती हैं। ये आधार हुआ, ये तरीका हुआ किसी भी इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजने के। ध्यान रहे ये इंफॉर्मेशन चार्ज से इंडिपेंडेंट होती है। अब हम लोग अगली बात करेंगे सिग्नल की। सिग्नल हमारे पास दो तरीके के हैं, एक एनालॉग और एक डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल में आप अंतर इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले के पेट्रोल पंप पे गए हों और आपने पेट्रोल भराया हो, तो आपने देखा होगा कि उसमें नंबर जो आते थे 5.6 के बाद 5.7 आता था। 5.6 के बाद 5.7, यानी कि ये सिग्नल कैसा हो गया, कहेंगे लगातार चलने वाला हो गया। एक एनालॉग है, एक डिजिटल है। एनालॉग सिग्नल का मतलब हो गया जो लगातार चलेगा, ऐसे चलेगा तो ये एनालॉग हो गया। अब आज की डेट में अगर आप जो है भराने जाइए 1000 रुपये का पेट्रोल, तो आपको 1000 रुपये देंगे, वो 1000 रुपये का फिक्स कर देगा। और डेटा जो है, डिजिट जो है, वो लगातार बार बार बदलती रहेगी। दिस इज
डिजिटल सिग्नल जो है डिजिटल सिग्नल है। और डिजिटल सिग्नल में मैंने आपको बता चुका हूँ गेट्स में ये 1 या 0 पे ही आधारित होते हैं, बीच की ये कोई संख्या समझते नहीं, या तो यस है या फिर नो है। लेकिन यहाँ पे एनालॉग सिग्नल में यहाँ पे क्या हमने बताया था अभी आपको कि ये ऐसा ऐसा कुछ भी, देखिए हर पॉसिबल चीज हो रही है। लेकिन डिजिटल में कैसा है, डिजिटल में या तो ये 0 है या फिर 1 है या फिर 0 है या फिर 1 है, ये इस तरीके से चलता है। इसको हम कहते हैं क्या, डिजिटल सिग्नल। इनको हम डिजिटल सिग्नल का नाम देते हैं। अब बात आती है हमारे पास ट्रांसड्यूसर की। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, कहेंगे ट्रांसड्यूसर जो है ये एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदलने के काम आता है। एनर्जी के एक फॉर्म को मोस्टली यहाँ पे साउंड एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का साउंड एनर्जी में भी कन्वर्जन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर। और ट्रांसड्यूसर का मतलब हो गया एनर्जी कन्वर्टर। इसको आप बेसिक ऐसे समझ सकते हैं कि एक टाइप ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप ऑफ एनर्जी। बात आती है नॉइज की। नॉइज क्या चीज होती है, कहेंगे नॉइज जो है क्लास में जो नॉइज होता है वो तो एक डिफरेंट चीज है। वो क्या है, कहेंगे वो क्या जो है सारे के सारे बच्चे जो हैं शोर ही शोर कर रहे हैं क्या, मतलब कहने का ये है कि सारे बच्चे आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक अजीबोगरीब भाषा में अजीबोगरीब सुर ताल में बात कर रहे हैं, नहीं, सारे बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल सुर में बात कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको किसी की भी बात, किसी भी एक पेयर की बात समझ में नहीं आ रही है। तो जब बातें समझ में नहीं आती हैं तो हम उसको नाम दे बैठते हैं कि ये एक नॉइज है। एक और तरीके का नॉइज होता है जो हम कभी कभी जो है टीवी देख रहे होते हैं और हमारी छत से ऊपर हेलीकॉप्टर या कोई एरोप्लेन गुजर रहा होता है, हम साफ साफ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हमारे टीवी पे डिस्टरबेंस आना शुरू हो गया है। हम उसको नॉइज़ का नाम देते हैं। एक्चुअल में जो अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं, ये सही परिभाषा है, अनवांटेड सिग्नल्स जो होते हैं इनको हम नाम देते हैं नॉइज़ का। दीज आर नेम एज नॉइज़। अब बात आती है हमारे पास बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक नैरो बैंड है जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये नैरो बैंड है। बहुत नाम सुना होगा आपने बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड अब तो उसमें जो है बीएसएनएल से हट करके जो है बाकी सारी प्राइवेट कंपनीज में चला गया है। तो ब्रॉडबैंड जो है वो एक इस तरीके का चौड़ा सा बैंड मान लीजिए आप। अब ये जितना ज़्यादा चौड़ा होगा ये कंपनी उतने ही ज़्यादा अपने ग्राहकों को सर्विस प्रोवाइड कर पाएगी। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि हमारे पास 1000 हर्ट्ज का एक हमारे पास बैंडविड्थ है और हमने अपने ग्राहक इकट्ठे किए हुए हैं 1000 जो कि एक हर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कस्टमर हमारे लिए हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे क्योंकि ये जब चाहेंगे, इनकी अपनी बैंडविड्थ खुली हुई है तो ये आसानी से अपना मैसेज, अपनी कॉल मैच्योर करा पाएंगे, अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह को भेज पाएंगे। हम थोड़े अगर चालाक हो जाए, थोड़े से जो है लालची हो जाए, तो हमारे पास बैंडविड्थ जो है सिर्फ 1000 हर्ट्ज की है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हर आदमी हर समय तो कॉल करेगा नहीं, तो मैं क्यों ना जो है 2000, 3000, 4000, 5000 ग्राहक बना लूँ। तो बनाने को मैंने बना लिए, 5000 ग्राहक बना लिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक समय पे 1000 से अधिक ग्राहक इसको यूज़ नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, सारे सारे कस्टमर बिल्कुल खुश हैं, हैप्पी हैं। लेकिन सोचिए ये कि अगर 1001 कस्टमर ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया एक ही टाइम पे, तो एक कस्टमर के फ़ोन पे ज़रूर भाषा आ जाएगी कि इस समय इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं, कंजेशन है, आपकी कॉल होल्ड पे रखी गई है, आप थोड़ा सा वेट करें, अगला जो जिससे आप बात करना चाहते हैं वो अभी बिजी है। इस तरीके के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। इसको हम नाम देते हैं क्या, बैंडविड्थ है। बात आती है हमारे पास एम्पलीफिकेशन की। ये मैं आप लोगों को जो है डायोड, ट्रायोड, पीएन जंक्शन डायोड ट्रांजिस्टर में आपको बता चुका हूँ
कि एक इनपुट सिग्नल हो गया, एक आउटपुट सिग्नल हो गया। दोनों ही केसेस में जो करंट है वो इनपुट और आउटपुट के लिए बराबर है, बट रेजिस्टेंस ऑफ आउटपुट इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट। और ओम्स लॉ के हिसाब से V बराबर आई आर होगा। तो I अगर सेम है, R ज्यादा है, तो V भी ज्यादा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एम्प्लीफिकेशन। अगला पार्ट आता है हमारे पास, एक कम्युनिकेशन होता है, एक गाइडेड होता है, एक अनगाइडेड होता है। ये जो गाइडेड है इसको आप लाइन भी नाम दे सकते हैं, लाइन खींच। आप अगर कभी BSNL के दफ्तर में जाएं या किसी भी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के जो है दफ्तर में जाएं कि भाई हमको जो है ब्रॉडबैंड चाहिए, हमको वाईफाई चाहिए, तो वो आपके घर पे आकर के एक लाइन खींचेगा, एक तार खींचेगा, जो कि आपके टीवी में, आपके मोबाइल में, आपके जो राउटर है उसमें ला करके लगाएगा। ये लाइन हुआ, ये गाइडेड हुआ। एक अनगाइडेड हो गया, जिससे कि मैं आप लोगों को भेजता रहता हूँ। अनगाइडेड का मतलब क्या हो गया कि मैंने मैसेज भेजा जो कि हर तरफ को जा रहा है। आवश्यक नहीं है कि ये हमारे सारे के सारे टारगेट जगहों पे ही ये पहुंचे, लेकिन अगर ये लाइन है, अगर ये गाइडेड है, तो ये आवश्यक है कि जहां भी मैं भेजना चाहता हूं वहीं पे ये पहुंचेगा। ये गाइडेड हो गया और एक अनगाइडेड हो गया। तो अनगाइडेड जो है वो विदाउट वायर है, जो गाइडेड है वो विद वायर है, ऐसा इसके लिए कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है, ये यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला लिखा गया है ऑप्टिकल फाइबर का। फाइबर जो है, ये आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। 90s में, बल्कि 2000 से जस्ट पहले अगर हमें कहीं STD या ISD करना होता था तो हमें PCO जाना होता था, और हमें उससे पहले हमें टेलीफोन एक्सचेंज में जाकर के हमको ट्रंक कॉल बुक करानी पड़ती थी। और उसके बाद जब हम बात करते थे तो इतनी जोर से बोलना पड़ता था कि अगल बगल का पूरा माहौल जो है डिस्टर्ब हो जाता था। कारण था कि जो जमीन में जो वायर पड़े हुए थे वो मेटालिक थे, तो जो हमारी आवाज जाती थी वो थोड़ी सी अंदर को रिफ्लेक्ट होती थी, मैक्सिमम पार्ट तो बाहर को ट्रांसमिट हो जाती थी। जब से ये ऑप्टिकल फाइबर जो है अंडरग्राउंड हुआ है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। इसके लिए हम लोग जानते हैं कि रे को पास होना होता है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट शुड बी आइदर इक्वल और ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और यहाँ पे मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला दे रखा गया है साइन इनवर्स अंडर रूट में n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n0। n1 और n2 जो है, जो एक कोएक्सियल केबल है, दो कोएक्सियल केबल है, एक हो गया ऐसा। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका n2, और ये रहा एयर में। अगर ये एयर नहीं है, मान लीजिए मिट्टी है, तो भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो n0, और अगर ये एयर है तो यहीं पे इसे हमें छोड़ देना होगा, 1 हो जाएगा। और ये थीटा नॉट मैक्सिमम जो होगा वो साइन इनवर्स अंडर रूट में n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर हो जाएगा। n0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ध्यान रहे। अब हम लोग के पास जो अगली बात आ रही है वो है अबाउट मॉड्यूलेशन। ये क्या चीज होती है, इसको जो है थोड़ा सा उदाहरण से समझें। उदाहरण से जो है चीजें बेहतर समझ में आती हैं। हमसे कहा गया है कि आप हमने कहा है किसी से कि जब जो है हमें अपनी आवाज़ को दूर से दूर पहुंचाना है, यानी आप जो है कस के बोलिए, ज़्यादा कस के बोलिए, गले में जोर डालिए। अच्छा भाई, हमने बोला, आवाज़ गई 20-30 मीटर तक के गई, नहीं भाई हमें अब तो आवाज़ बहुत दूर तक पहुंचानी है। ठीक है, फिर आप जो है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर लीजिए। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, देखता हूँ 1 किलोमीटर तक की आवाज़ चली गई मेरी, 2 किलोमीटर दूर तक चली गई। अरे नहीं भाई नहीं, हमें और बहुत दूर तक पहुंचानी है आवाज़, लेंगे और ज़्यादा लाउड स्पीकर लगा लीजिए। और सारे शहरों में ऐसा होता है सर कि कहीं पे प्रोग्राम हो रहा होता है, इसका हमको जो है बहुत दूर तक भेजना होता है, तो हम जो है बहुत सारे लाउड स्पीकर लगा देते हैं। अरे नहीं भाई, हमें अपनी आवाज़ जो है अमेरिका पहुंचानी है, रशिया पहुंचानी है, जापान पहुंचानी है, नॉर्वे पहुंचानी है। अरे भाई, अब इसका काम तो लाउड स्पीकर से नहीं होगा। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी आवाज़ नॉर्वे तक के, हम यूँ बोलते हैं, यूँ ही बोलते हैं, ये पहुँचती क्यों नहीं? तो कारण आया, जैसे ही बोलते हो भाई वैसे ही एयर के अंदर इलास्टिसिटी और डेंसिटी होती है।
इलास्टिसिटी के कारण जो है पार्टिकल्स फैल जाते हैं, हमारी आवाज़ अंदर जाती है और पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब मेरी आवाज़ जो है कर्व हो गई है। यस, कर्व हो गई कह लीजिए, एब्जॉर्ब हो गई है कह लीजिए, जो मन करे कह लीजिए। एक और बात, जो आप बोल रहे हैं एयर में है तो ये 332 मीटर पर सेकंड है। मान लीजिए अगर आपकी आवाज़ जो है वो जो है एब्जॉर्ब ना भी हो तो भी 332 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर ये तय होगा तो आज भेजोगे अपनी आवाज़ और ये नॉर्वे तक इंडिया से पहुंचते पहुंचते लगे गए कुछ महीने, शायद कुछ साल भी लग जाए। तो 2020 में भेजी हुई बात या आवाज़ 2021 में पहुंचे तो इसका कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं रह जाती है। तो क्या करें, कहेंगे इन दोनों कारणों से निजात पाइए। आपकी जो मैकेनिकल वॉइस है इसको रख करके सुपर इम्पोज कर दीजिए, किस पे? रेडियो वेव पे। RMIVUX गामा, जो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, RMIVUX गामा, ये सबसे छोटी वेवलेंथ, ये सबसे बड़ी वेवलेंथ। इसके ऊपर रख करके अपनी मैकेनिकल वॉइस को रख करके सुपर इम्पोज कर दीजिए और ट्रांसमिट कर दीजिए। दो फायदे, नंबर 1 वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो इसको कोई एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। नंबर 2, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है तो स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा। अरे भाई, 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁵ किलोमीटर, 3 × 10⁵ किलोमीटर का मतलब समझ रहे हैं, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी ये तय करेगा। एक ही सेकंड में साउथ पोल से नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ये दूरी सिर्फ 12,800 किलोमीटर है। अनगिनत बार आप जो है 1 सेकंड में आप गिन नहीं पाओगे कितने बार इसने जो है अप डाउन कर दिया और एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ। 3 तरीके की ये मॉड्यूलेशन है। ये दिस प्रोसेस कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन। और इसका रिवर्स प्रोसेस, क्योंकि आप ये मॉड्यूलेटेड वेव को आप सुन नहीं पाओगे, सुनने के लिए तो आपको जो है चाहिए होगी सिर्फ मैकेनिकल वॉइस। तो इसका रिवर्स प्रोसेस को हम नाम देते हैं डीमॉड्यूलेशन, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ रेडियो वेव एंड मैकेनिकल वॉइस, मैकेनिकल वेव इज कॉल्ड एज डीमॉड्यूलेशन। 3 तरीके के होते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। अगली बात हम लोग को जो बच्चों देखनी है वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। आज के समय में पिछले 4 सालों में कहा जाएगा, इसरो ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी है और हम इंडियंस का मान बहुत ज़्यादा रखा है। बहुत ज़्यादा हम लोगों को गर्व करने के पल दिए हैं इसरो ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अगर आपको ध्यान हो या न ध्यान हो, जो मौसम के जो हालचाल होते थे या जीपीएस सिस्टम होता था, मुझे तो याद है कि 2012 में जब मैं जीपीएस सिस्टम का यूज़ करता था तो मैं जिस लोकेशन को देखता था उस लोकेशन और एग्जैक्ट लोकेशन में करीब 2 से 3 मीटर का अंतर होता था। 2 से 3 मीटर का अंतर, यानी कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे वहाँ दिखाया जा रहा है, या जिसको मुझे देखना है वो वहाँ दिखाया जा रहा है। अब मैं देखता हूँ कि ये इसमें जहाँ पे है उसमें कुछ सेंटीमीटर का फर्क हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज जहाँ पे है ऑब्जेक्ट वहीं पे दिखा रहा है। इसका कारण है कि अब एक ही ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बहुत सारे सैटेलाइट्स लगे हुए हैं और ये सैटेलाइट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ध्यान रहे, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे अपने जो है चीज़ों को भेजने के लिए, इंफॉर्मेशन भेजने के लिए आपको कम से कम 3 सैटेलाइट्स की आवश्यकता पड़ती है। मैं यहाँ पे हूँ, ये वर्ल्ड हो गया, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ भेजना है, यहाँ पे मैंने अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ से अपने टावर से, अपने ट्रांसमीटर से अपने सैटेलाइट को दी, इसने इस वाले जो है जो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है इसको दी, इसने पूरे वर्ल्ड में भेज दिया। जो रिसीवर हो वो इसको ले ले, तो जिसको आवश्यकता थी, जिसके पास वो चैनल था उसने वो रिसीव कर लिया। दिस इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और आगे की बात देखें तो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन है, यानी कि ये हमारे पास अगर ये अर्थ हो गया तो ग्राउंड के सहारे चल रही है वेव, दैट इज ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज के बीच में ये चलती है। स्काई वेव्स आसमान में चलती है, जहाँ पे आयनोस्फीयर है, जो लास्ट स्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेओस्फीयर, आयनोस्फीयर,
तो यहाँ पे 2 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज तक की बहुत हाई फ्रीक्वेंसी जो है चलती है। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है FC बराबर 9 इंटू एन मैक्सिमम पावर हाफ। ये एम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार इन्होंने सवाल पूछा भी हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो आपने भेजी है वो इससे ज़्यादा हो गई तो ये आयनोस्फीयर को भी पेनिट्रेट करते हुए निकल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि जो आपने सिग्नल भेजा है वो अंदर ही रहे, अंदर ही जो है रिफ्लेक्ट होकर के आता रहे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी इससे कम या एट मोस्ट इसके बराबर होनी चाहिए। अगली बात करेंगे, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला दे रखा गया है कि किसी जगह से अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी जगह से आपको जो है वेव को जो है रिफ्लेक्ट कराना है तो म्यू बराबर म्यू जीरो दे रखा गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पे कैपिटल एन है, कैपिटल एन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ आयनोस्फीयर, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये फॉर्मूला हो गया म्यू बराबर म्यू जीरो अंडर रूट 1 माइनस 81.45 एन अपॉन न्यू स्क्वायर। ये बाकी सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ। और ये है स्पेस वेव, टी बराबर अंडर रूट 2 HR, आर इज ग्रेटर देन एच, एच इज हाइट ऑफ एंटीना, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पे ध्यान रहे, नीट के लिए कभी कभी सवाल यहाँ पे जरूर पूछा गया है। ये है रेंज का फॉर्मूला। ये हमारे पास अर्थ हो गई, ये इसका सेंटर, ये इसकी रेडियस हो गई आर, यहाँ पे खड़ा हुआ एक एंटीना हो गया, टावर हो गया जिसकी हाइट h हो गई, यहाँ से इस जगह तक का इसका रेंज है, यहाँ तक का इसका रेंज है, ये ओ m मान लेते हैं, ओ m मान लेते हैं, ये r हो गया, ये h हो गया, ये d हो गया और ये r हो गया, ये आपका रेडियस हो गया, ये टेंजेंट हो गया, तो डेफिनेटली ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया तो ये वाली साइड जो है वो आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई। तो हाइपोटेन्यूज हो गई है तो देखा जा सकता है कि ये O हो गया, इसको C मान लेता हूँ, तो OC स्क्वायर बराबर लिख सकता हूँ OM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, OC स्क्वायर बराबर OC R प्लस H का होल स्क्वायर हो गया। OM R स्क्वायर हो गया प्लस में MC स्क्वायर D स्क्वायर हो गया, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2RH बराबर R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, R स्क्वायर कट गया। और मैंने कहा था कि H इज मच स्मॉलर देन R। अरे भाई टावर की हाइट क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी टावर की हाइट? अगर टावर की हाइट हो जाएगी, बहुत हो जाएगी तो 100 मीटर हो जाएगी, 150 मीटर हो जाएगी, 200 मीटर हो जाएगी। नीचे बेस भी तो चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, हाइट ऑफ द एंटीना जो होता है, जो टावर होता है, वो लैम्डा अपॉन 4 होता है। जो आप वेवलेंथ यूज कर रहे हो उसका 1/4 होता है एक्चुअल में हाइट ऑफ द एंटीना का फॉर्मूला। तो h चूंकि बहुत छोटा है r से, तो h स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा r स्क्वायर से, तो h स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया गया, नेग्लेक्टिंग h स्क्वायर, तो ये आ गया 0 प्लस 2RH बराबर d स्क्वायर, तो d स्क्वायर बराबर 2RH, तो d बराबर हो गया अंडर रूट में, d बराबर हो गया अंडर रूट में क्या 2HR। ये बातें हुई हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। ध्यान रहे, ये हम लोग का आज का कोर्स खत्म हो गया है। नई सीरीज के लिए तैयार रहें, इन वीडियोस को देखें, इनको खूब आत्मसात करें और जो आने वाले वीडियोस हैं उनको बहुत ध्यान से देखें और वैसी प्रॉब्लम जरूर लगा करके जाएं। हो सकता है आपको बहुत फ़ायदा मिले, और फ़ायदा मिलता है तो इन वीडियोस का जो यूटिलिटी है वो पूरी होती है। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।